नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है महाबहस का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रामपुर से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा उपचुनाव लड़ेंगे। आजम खान ने इस नाम पर खुद मोहर लगाई है। तंजीम फातिमा को टिकट नहीं दिया गया है। आजम खान के करीबी हैं आसिम रजा। एसपी ऑफिस में बैठकर आजम खान ने खुद ही ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है। और बात आजमगढ़ उपचुनाव की करें तो भाजपा ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर ही दांव खेला है। निरहुआ ने आज बीजेपी से अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। आजमगढ़ से जहां बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतारा तो वहीं रामपुर से कोई प्रत्याशी नहीं उतरा। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा उपचुनाव में पार्टियों को वॉकओवर दे दिया है या यूं कहें कि सरेंडर कर दिया है, यानी वो दोनों ही जगह चुनाव नहीं लड़ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आजमगढ़ से निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव। कभी जाति खातिर, कभी धर्म खातिर, अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैली। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरों के दें। बीजेपी लोग चुनाव में कहते हैं महंगाई कम कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या हो। तो बीजेपी के लोगों का चाल चले चेहरा। आजमगढ़ के लोग जो हमेशा इस क्षमता के लोग रहे हैं कि उन्होंने देश की दिशा को बदला है राजनीति की, और फिर से इस चुनाव के माध्यम से दिशा को बदलेंगे और समाजवादियों को ताकत देंगे। रामपुर से घनश्याम लोधी वर्सेस आसिम रजा। मैं इस विधानसभा चुनाव से पहले मैं आया था। मैंने पार्टी के लिए काम किया है। मेरे काम को देखते हुए जो मेरा व्यक्तित्व है उसे देखते हुए पार्टी ने मुझे भरोसा जताया। मैं है ना उसका आभारी हूँ। जीत तो आपके सामने है, उसमें कहने की और सोचने की जरूरत नहीं है। एक तरफा चुनाव उनके आवाम का आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आपको साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है। और ये इलेक्शन भी हम सब के लिए बहुत है, आजम खान साहब के लिए बहुत है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम उनकी आवाज में आवाज मिलाकर चलते रहे। कैसे भेद पाएगी बीजेपी आजमगढ़ का चक्रव्यूह? 2-3 दिन से चर्चाएं हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। बीजेपी के लिए रामपुर की राह कितनी आसान? अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। और अब ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि आखिर समीकरण क्या बन रहे हैं। एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आजमगढ़ की बात करते हैं। वहां पर निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव। भाजपा ने एक बार फिर से निरहुआ पर दांव लगाया है और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। रामपुर से घनश्याम लोधी वर्सेस आसिम रजा। आसिम रजा जो कि आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं और घनश्याम लोधी पर दांव इस बार भाजपा ने खेला है। तो देखना होगा कि रामपुर की जनता किस पर मोहर लगाती है। दूसरी तरफ बसपा की बात करें तो गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा गया है बसपा की तरफ से आजमगढ़ से। रामपुर में बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। आजमगढ़ के मुकाबले में बसपा है, लेकिन रामपुर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। वहीं कांग्रेस की स्थिति देखी जाए तो उपचुनाव में हार का डर क्या कांग्रेस के सरेंडर की वजह बन रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है कि वो उपचुनाव में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। आजमगढ़ रामपुर से प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। अब इसके दो मायने हैं, सभी पार्टियों को वॉकओवर दे दिया है या हार के डर से सरेंडर कर दिया है। तो कांग्रेस फिलहाल उपचुनाव से दूरी बनाए हुए है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता भाजपा, राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता सुजीत सम्राट, नेता बीएसपी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत में दिनेश लाल यादव
उर्फ निरहुआ, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजमगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत स्वागत है निरहुआ जी आपका न्यूज 18 पर, और आपको शुभकामनाएं। नॉमिनेशन आज आपने अपना फाइल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल की शुरुआत यहीं से आपके सामने, या जो आपकी Thank you. टक्कर है, जी आपकी जो टक्कर है वो धर्मेंद्र यादव से होने जा रही है। और आज ही का बयान है धर्मेंद्र यादव का, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ में सपा का ना तो कोई मुकाबला था, ना है और ना रहेगा। क्या लग रहा है आपको? अगर हम आंकड़े भी उठाकर देखें तो क्लीन स्वीप किया है आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में, और अखिलेश यादव तो यहां से सांसद रहे ही हैं। जी, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी ने जो कहा वो उन्होंने इसी बात पे कहा होगा कि आजमगढ़ में उनके सभी विधायक जीते हैं, और जो लास्ट चुनाव हुआ था जिसमें अखिलेश यादव जी जीते थे, तो इस बेस पे ही उन्होंने कहा होगा। पर बात यह है कि मुझे यहाँ पे अगर मेरी पार्टी ने दोबारा भेजा है तो वो क्यों भेजा और किस लिए भेजा, अगर ये जानने की कोशिश करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि उनका टक्कर कैसा होने वाला है। क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था 2019 में और अखिलेश जी जीते थे, उसके बाद 3 साल तक उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया, और इन 3 सालों में जो हम लोगों के लोकसभा क्षेत्र की जितनी विधानसभाएं थी, सभी विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं थी, उन सब को हम लोगों ने चिन्हित किया और चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल तक पहुंचाया, और उस पर काम होना शुरू भी हुआ। तो जब उपचुनाव की बारी आई, जब अखिलेश यादव जी छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे भी आकर के जब हमारे संगठन में भी और यहाँ जनता में भी जब ये जाना गया, पूछा गया, तो यही पता चला कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़। लेकिन निरहुआ जी, इतना कॉन्फिडेंट होकर आप ये कैसे कह पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट होकर आप ये कैसे कह पा रहे हैं कि लोग यहाँ भाजपा को चाहते हैं? हाल ही में देख लीजिए विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए, उसमें 10 की 10 विधानसभा सीटें सपा ने जीती, और जिन मुद्दों की आपने बात की कि सांसद बनने के बाद से अखिलेश यादव यहाँ झांकने भी नहीं आए, भाजपा लोकली इस मुद्दे को वहां पर उठाती रही है, लेकिन जनता ने फिर भी सपा को वहां पर चुना है। तो आप इस किले को कैसे भेद पाएंगे? वो किला जिसके लिए मुलायम सिंह यादव भी कहा करते थे कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन। तो वही तो आज पूछ रही है जनता की गढ़ पिछड़ा क्यों है? गढ़ है, ये तो सब लोग मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता कि ये गढ़ नहीं है। गढ़ है, लेकिन जहाँ जहाँ गढ़ है वहीं क्यों पिछड़ा है? बाकी जगह भी देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में बाकी जगह तो ये स्थिति नहीं है जो आजमगढ़ की है, गाजीपुर की है। आप गोरखपुर को देखिए कैसे चमक रहा है, बनारस को देखिए कैसे चमक रहा है, आजमगढ़ क्यों पिछड़ा है? तो आजमगढ़ में जब ये बात हम लोगों ने जनता के बीच में रखी कि आपने, हम तो निवेदन ही करने आए हैं कि आप लोगों ने एक मौका दिया था अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, पर वो छोड़ के चले गए। अब 2-2.5 साल बचे हैं, तो एक मौका मुझे भी दीजिए, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती है या 3 साल के मुकाबले 1.5 साल 2 साल में ही उनसे बेहतर नहीं करती है, तो बदल दीजिएगा, फिर चुनाव है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता के हाथ में है, ये पावर उनके हाथ में है, वो जब चाहें तब बदल सकते हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे चुनेंगे, अच्छा नहीं कर रहा है तो बदल देंगे। ठीक है निरहुआ जी, यहाँ पर जो मुकाबला है, यहाँ पर बसपा भी मैदान में है, गुड्डू जमाली हैं, और आजमगढ़ की अगर हम बात की जाए पूरी पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर MY फैक्टर बहुत काम करता है, दलित वोट बैंक भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। तो आपको लग रहा है कि ये MY फैक्टर जो हमेशा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता रहा है, सपा हमेशा से दावा करती रही है कि MY ही हमारा जीत का कॉम्बिनेशन है, तो आजमगढ़ के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ मुकाबला काफी टफ है? बिल्कुल टफ है, और यहाँ जो मुकाबला है, पिछली बार तो ये जो मुकाबला था, चूँकि उनका गठबंधन था तो वो ऐसे ही भारी थे, पर इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का है। इस बार समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी हैं और बसपा से गुड्डू जमाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हैं,
तो तीनों पार्टी जो है वो मजबूती से लड़ेगी और तीनों पार्टी जो है वो टक्कर देगी। अब इसमें जनता के हाथ में फैसला है, क्योंकि सब लोग बराबरी पे हैं। अब जनता जिस ओर चाहेगी, अगर वो चाहेगी कि उनको फिर विपक्ष में रहना है तो वो उधर जाएगी। अगर उनको लगता है कि नहीं, हमें सरकार के साथ एक बार जाके देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी प्रदेश में भी, तो हम उनके साथ भी जाके देखते हैं कि हमारे लिए क्या करते हैं। तो अगर ये फैक्टर काम किया तो हम लोगों के लिए आसान होगा कमल खिलाना। ठीक है, तो यानी 1.5 साल के लिए या करीब 2 साल के लिए ही सही, आप चाहते हैं कि एक बार जनता आपको जरूर मौका दे। लेकिन आप जिस तरह से आजमगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी चिर परिचित पूर्वांचल शैली में लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों को बताएं कि जनता आपको क्यों चुने, अपनी उसी चिर परिचित शैली में। मुझे लगता है कि न जाति के लिए, न धर्म के लिए, ना ही किसी गढ़ के लिए, इस बार आजमगढ़ को सिर्फ और सिर्फ वोट करना चाहिए आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ की भलाई किसमें है, आजमगढ़ की तरक्की किसमें है, ये जनता तय करे, ये लोग ही तय करें। वही देखें कि उनके लिए क्या सही लगता है। क्या ये जातियों में बट के, गढ़ में बट के, धर्म में बट के इसमें भला है, या एक बार आजमगढ़ के लिए सोचने में भला है। तो ये फैसला तो आजमगढ़ को ही करना है। हम लोग तो आए हैं, देखिए धर्मेंद्र जी भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, गुड्डू जमाली जी हैं, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, मैं भी अपनी बात रखूंगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन फैसला तो जनता को करना कि जनता को क्या चाहिए। उनको जातिवाद चाहिए, उनको वही जो घिसा पिटा गढ़ वाली चीजें चल रही है वो चाहिए, या आजमगढ़ की तरक्की चाहिए। तो बिल्कुल आप ये कहना चाहते हैं तरक्की के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चुनाव की शुभकामनाओं के साथ न्यूज़ 18 के साथ आप जुड़े निरहुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा गेस्ट पैनल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। राजकुमार भाटी जी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार भाटी जी, आप निरहुआ जी की बात सुनी रहे थे, उन्होंने कहा कि ना किसी गढ़ के लिए ना किसी जाति के लिए वोट करें, केवल आजमगढ़ के लिए। तो आपको लग रहा है कि जनता को ये भाषा या ये विकास की दलील समझ आएगी, या एक बार फिर से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ट्रेडिशनली जो होता आया है आजमगढ़ में अभी तक देखा है वही पैटर्न एक बार फिर से आपकी जीत की वजह बनेगा? नहीं, निरहुआ जी की बातचीत मैंने बहुत गौर से सुनी। अभी आप बात कर रही थी, उनकी बातचीत में पूरी तरह निराशा झलक रही थी, आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। वो खुद मान रहे हैं कि हाँ ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन वो तो इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि एक बार अखिलेश जी को मौका दे दिया आजमगढ़ की जनता ने, एक बार मुझे दे देंगे। भैया निरहुआ जी, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि एक बार उन्हें मिल गया एक बार आपको मिल गया। धर्मेंद्र यादव जो हमारे प्रत्याशी हैं, राजनीतिक रूप से उनका कहीं मुकाबले में आप उनका पासंग भी नहीं ठहरते। आप एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप हो सकता है गीत अच्छे गा लेते हो, आप डांस अच्छा कर लेते हो, नहीं, लेकिन राजकुमार जी कई बार ये बातें जनता को समझ में आ जाती हैं। जनता बहुत जागरूक है, उसको ये लग सकता है कि अभी लोकसभा चुनाव आने में 1.5 से 2 साल का वक्त है, तो ऐसे में जिस विकास की और डबल इंजन की बात की जा रही है, क्या पता उसको मौका देने का मूड बना ले जनता। नहीं, आप अपने उम्मीद पाले रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप दुआ करते रहिए कि जनता को समझ में आ जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मुझे बताने दीजिए। ये निरहुआ जी के आपने बातचीत में सुना, उन्हें 2-3 उम्मीद है कि एक तो हमें मौका इस बार बदले में दे देगी जनता, एक बीएसपी हमारी मदद करेगी। आजकल उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी के दफ्तर में तय होकर आते हैं, तो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज की वोट काट लेगी। निरहुआ बड़े दावे कर रहे थे कि जातिवादी से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर। भैया आप यादव ना होते तो आपको बीजेपी टिकट ना देती। पहले आप इस सच्चाई को समझिए, इस यथार्थ को समझिए। नहीं, लेकिन राजकुमार जी एक बात आप मानेंगे, आपको कड़वी तो लगी मेरी बात जब मैंने आपको ये कहा कि जनता कई बार उम्मीद पाल लेती है। नहीं, मैंने क्यों कहा था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के इतिहास या प्रदेश के इतिहास में आप उठा करके देखें कि कई बड़े सियासतदानों ने, कई दिग्गजों ने उपचुनाव में अपनी सीट हारी है। 2014, 2017 का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों की सीट चली गई थी, गोरखपुर, फूलपुर दोनों सीट चली गई थी उपचुनाव के अंदर। तो ऐसा इतिहास में हुआ है। मैंने आपकी बात का ना तो कोई बुरा माना ना मुझे कड़वा लगा, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है, हमें पता है मीडिया का रोल क्या है। ये सब लोग देख रहे हैं। अब आप उनकी वकालत कर रही हैं, बताओ। मैं तो आपको फैक्ट बता रही हूँ, मैं कहाँ वकालत कर रही हूँ। मैंने तो निरहुआ जी से भी पूछा था कि ये किसका गढ़ है। मैंने तो निरहुआ जी से भी पूछा था
कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि इटावा मेरा दिल है और आजमगढ़ मेरी धड़कन, MY फैक्टर। मैंने तो उनसे भी पूछा था, तब तो आप खामोश रहे। लेकिन बात यह कि आपको जब खुद को सवाल पूछे जाते हैं ना, वो आपको कड़वी लग जाती है बात। क्या मेरा खामोश रहना भी मेरी गलती है? नहीं, गलती नहीं है, लेकिन जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप मीडिया पे हमला क्यों करते हैं? सवाल तो सबसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक मिनट, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, राजकुमार जी। और भी पैनलिस्ट है, मैं चाहती हूँ एक एक बार सब लोग बात रख लें। ठीक है, 10 सेकंड, आखिरी एक बात बोल रहे हैं, 10 सेकंड। आप अपने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बाद में खुद सुनना और आपको शर्म आएगी कि आप किस तरह वकालत कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए राजकुमार जी, मैंने आपको ये नहीं समझाया कि राजनीति कैसे करें, मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि नेतागिरी कैसे करें, तो आप मुझे मत बताइए कि डिबेट कैसे करें। ठीक है, और भी पैनलिस्ट है, पहले वो भी अपनी बात रख ले, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, आप भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, बौखलाइए मत। बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं किसी को नहीं धमका रही हूँ, बुरा मत मानिए ना आप, बुरा मत मानिए, दोबारा बात रखने का मौका मिलेगा, एक बार सब लोग बोल ले। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बताइए, यहाँ पर सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में तो अभी से बयानों में निराशा नजर आ रही है, वो जिसका गढ़ था आगे भी उसी का गढ़ रहेगा। आस्था जी, वास्तविकता ये है, जबकि राजकुमार भाटी जी सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, उनको सब अंदाज है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि होस्टाइल समाजवादी पार्टी, अगर होस्टाइल न होती समाजवादी पार्टी तो बदायूं से या इटावा से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजने की जरूरत न पड़ती। अगर इतने कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को है, जैसा कि राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं, तो किसी आजमगढ़ के कार्यकर्ता को टिकट दे देते, फिर बदायूं से भेजने की क्या जरूरत थी धर्मेंद्र यादव को? तो ये बात कहीं न कहीं अतिरेक दम्भ है समाजवादी पार्टी का, जो 2022 के भी चुनाव के पहले नजर आया था और जनता ने भरपूर इनको जवाब दिया, और आज ये उपचुनाव है तो वही दम आज भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये इनको जनता के फैसले भरोसे नहीं होता, और ये MY फैक्टर जो है, ये इसकी कलई खुल चुकी है। ठीक है, लोक कल्याण कार्यक्रम और नीतियां हैं, उनका जो जिस तरह से बिना भेदभाव के क्रियान्वयन हुआ, आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी मिली, आजमगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला, नहीं ये सब मिला, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव भी तो हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हुए, उसमें बुरी तरह हार हुई आपकी, क्लीन स्वीप किया है समाजवादी पार्टी ने। नहीं, लेकिन उसका कारण ये था कि अतिरेक जो अखिलेश यादव जी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, तो आजमगढ़ को जो उनका पहले का वोट बैंक था, उनको ये लगता था कि शायद अखिलेश बाबू आ रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ चला गया था। लेकिन अब किसी गलती आजमगढ़ की सम्मानित जनता है, रामपुर की सम्मानित जनता करने वाली नहीं है। ये श्रीमान राजकुमार भाटी जी को भी पता होना चाहिए, अखिलेश यादव जी को भी जानकारी हो। ठीक है, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता। प्रदीप जी बताइए, कांग्रेस ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया है कि उपचुनाव में हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, मतलब हार के डर से कांग्रेस ने पहले ही सरेंडर कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए कि भाई हम अब पिछला विधानसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा ही होगा। हम स्वीकार करते हैं कि आशा के अनुरूप हमें जो है सफलता नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है संगठन को मजबूत करना। संगठन की मजबूती के बाद हम 2024 में पूरी ताकत के साथ, पूरी नई ऊर्जा के साथ फिर मैदान में आएंगे। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने की बात और ये सब ये व्यवस्था, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। वो कह रहे हैं कि अगर विकास चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पड़ेगा, वरना फिर आप किसी को भी वोट करेंगे आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बोल रहे हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बोल रही है, उनका अहंकार बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जीत जाएगी? इसलिए कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, इसलिए कि महंगाई अपने चरम पर है, इसलिए कि आज पूरी दुनिया में भारत की जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, आज जिस तरीके से हमारे राजदूतों को बुलाया जा रहा है, क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? हमारा विश्वास है कि दोनों चुनाव में क्या बेहतर नहीं होता कि आप चुनावी मैदान में उतर करके जनता के बीच में उठाते? तो चुनाव से आपने दूरी क्यों बनाई? किसको वॉकओवर दिया है आपने? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम सबसे पहले संगठन के अंदर संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन के कैडर को मजबूत करेंगे, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में तो पूरी एक नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ उभरेगी, और 2024 में मजबूती के साथ अपना दमखम दिखाएंगे। ठीक है प्रदीप जी। सुजीत सम्राट हैं, बसपा लीडर हमारे साथ। सुजीत जी बताइए, रामपुर में तो आपने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जरूर ताल ठोक रहे हैं।
तो कुछ छाप छोड़ पाएंगे या एक बार फिर से वोट कटवा साबित होंगे, या सपा का वही आरोप जो विधानसभा चुनाव के बाद लगा था कि अपना सारा वोट बैंक भाजपा को ट्रांसफर किया है, इसीलिए बीजेपी को फायदा हुआ? देखिए मैडम, आपको समझना पड़ेगा कि जो मीडिया में डिबेट होती है, पहले ही बोल दिया जाता है कि बीजेपी वर्सेस सपा है। आप भी अपने संबोधन में कह रहे थे कि निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव है, जो हमारा कैंडिडेट है उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये नैरेटिव बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में भी एक नैरेटिव बनाया गया कि जो लड़ाई है वो दोनों के बीच में है, बीजेपी और सपा के बीच में, जो हम एक वहां पर एक अच्छी तरह फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा 2019 में ये दोनों सीट हमारे संयोग से जीती गई है। अच्छा। रामपुर वाली सीट भी हमारे संयोग से जीती गई है और आजमगढ़ वाली भी सीट हमारे संयोग से जीती गई है, और हम वहाँ अच्छी मजबूती में है। और जो कैंडिडेट है हमारे, जो गुड्डू जमाली है, वो बहुत ही अच्छी मजबूती में है। लोगों ने मन बना लिया है कि ना तो अब की बार सपा को देना वोट, ना बीजेपी को देना है, अब की बार बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से वोट देकर उनको। लेकिन एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव में तो आपने जो 2017 में भी सीटें जीती थी आजमगढ़ में, वो भी आपने गंवा दी, सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। तो आप किस बिना पर कह रहे हैं कि मन बना लिया है और ना भाजपा जीतेगी ना सपा बसपा जीतेगी? 2022 का पूरा चुनाव देखेंगे। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच में डिवाइड कर दिया गया था मीडिया के द्वारा, और एक नैरेटिव सेट किया गया था कि चुनाव जो है वो सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में है। तो चुनाव बीजेपी सपा के ही बीच में था। अब जब आप चुनाव से एक हफ्ता पहले कैंपेनिंग शुरू करेंगे तो बात तो दो ही पार्टी की होगी ना। जो दोनों पार्टियां प्रचार मैदान में जुटी हुई हैं उन्हीं दोनों की बात होगी ना। जब आप फर्स्ट फेज की वोटिंग से एक हफ्ते पहले अपने औपचारिक चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो बात तो उन्हीं पार्टी की होगी जो पहले से प्रचार में। आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष गुप्ता भी हमारे साथ है। मैं आऊंगी आपके पास एक बार। मनीष गुप्ता, ठीक है, देखिए मीडिया चुनाव में लड़ती है ना लड़वाती है, मीडिया से सवाल पूछती है। आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष गुप्ता जी, ठीक है। सुजीत जी, मैं दोबारा आऊंगी। मनीष गुप्ता रह गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, एक बार वो भी बात करें, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष गुप्ता जी, आजमगढ़ में अभी थोड़ी देर पहले हमने निरहुआ से बात की और मैंने राजकुमार जी के सामने भी एक फैक्ट रखा। पूर्व में ऐसा हुआ है कि सीएम और डिप्टी सीएम, मतलब गोरखपुर और फूलपुर की सीट 2014 में जीती गई, जो कि उपचुनाव में हार गए। तो क्या उपचुनावों में यह जरूरी है कि परंपरागत तौर पर जो जीतता है उसी की एक बार फिर से बम्पर जीत हो, या अभी लोकसभा चुनाव में 1.5 से 2 साल लगभग वक्त रह गया है तो जनता कोई परिवर्तन का मूड भी बना सकती है? देखिए, आमतौर पर सत्ताधारी दल को जो है उपचुनाव में फायदा होता है। अब आप समझिए, अगर आजमगढ़ में सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, तो उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो योगी सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी आजमगढ़ के विकास के लिए कुछ ज्यादा कर पाएगा। जनता को यह भी महसूस होगा कि हमने तो अखिलेश यादव जी को जिताया था, किसी कारणवश वो रिजाइन करके गए हैं यहाँ से, तो एक मौका निरहुआ को दे दे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। जनता ऐसा सोचेगी। अब थोड़ा सा जातिगत आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए, आजमगढ़ में मुस्लिम है 16%, दलित है 25%, सवर्ण है 17% और ओबीसी जिसमें यादव है 16% और गैर यादव 24%। अभी तक जो बात चल रही थी वो सुशील आनंद जी को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन उनको जिस तरीके से हटाया है, मैं समझता हूं पिछड़े और दलित वर्ग अखिलेश यादव से निश्चित रूप से दूर होंगे। और जिस तरीके से किसान आंदोलन अब समाप्त हो गया है, तो जो किसानों के वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। नहीं, लेकिन मनीष जी, पूर्वांचल में वैसे भी किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट था नहीं ग्राउंड पर। ज्यादातर इसका असर वेस्ट यूपी तक ही सीमित था। तो सब मिलाकर 32% रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों में से कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेगी और कुछ वोट दलितों के भी लेके जाएगी। तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि लगभग टोटल इलेक्शन 100% में से लगभग 10% वोट मायावती जी के पास जाएंगे, समाजवादी पार्टी के पास, और बाकी की टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा की है, जिसमें मुझे लगता है यादव होने की वजह से निरहुआ भी कहीं ना कहीं यादव वोटों में सेंध मारेंगे। और बाकी जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग जो आजकल और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को यह सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा। रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से दोनों सरकारें, आंकड़ों का जो आपने विश्लेषण किया है उसके आधार पर कह रहे हैं कि आजमगढ़ का जो मुकाबला है वो बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। राजकुमार भाटी जी, मैं चाहती हूं कि अब आप इस पर रिएक्ट करें
और विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि उस चुनाव को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। यादव वोट बैंक में निरहुआ सेंधमारी कर सकते हैं और दलित वोट बैंक गुड्डू जमाली भी काटेंगे और ओबीसी आपसे नाराज हो सकता है, इसीलिए वो बट सकता है। नहीं, अपने अपने आकलन है, अपने अपने विश्लेषण है, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 2019 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि निरहुआ का कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। लोगों को, वोटर को राजनीतिक व्यक्ति चाहिए जो उनके काम आ सके, उनकी आवाज उठा सके, सदन में बोल सके। धर्मेंद्र यादव भारत की लोकसभा में सर्वोत्तम सांसद का पुरस्कार पाए हुए हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपने बल पर चुनाव जीते हैं। तो ये अब ठीक है, उनके विश्लेषण उनकी जगह, हम किसी के मनीष जी जो विश्लेषण कर रहे हैं उनका भी कुछ आकलन होगा, लेकिन राजनीति कभी भी गणित और केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं चला करती। राजनीति सोशल साइंस के हिसाब से चलती है। सामाजिक समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। ये कह देना कि इतने यादव वो ले जाएंगे, इतने जाटव वो ले जाएंगे, वो विश्लेषण नहीं चलता आमतौर पर। ठीक है, लेकिन राजकुमार जी, अगर रामपुर की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला बहुत आसान नहीं है। एक तरफ मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उतरे हैं आसिम रजा, वो भी आजम खान के काफी करीबी माने जाते हैं, और भाजपा ने जिनको उतारा है लोधी जी, वो भी किसी वक्त में आजम खान के बहुत करीबी थे। तो एक तरीके से रामपुर का जो किंग मेकर है या रामपुर की जो चाबी है, क्या ये माना जाए आजम खान साहब के हाथ में है? और अब ये डिपेंड करेगा कि उनकी नाराजगी कितनी दूर हुई है, बहुत हद तक ये तय करने में कि कौन जीतने जा रहा है। निसंदेह आजम खान का कद राजनीति में बहुत बड़ा है। वो एक शानदार नेता है, जनाधार वाले नेता हैं, अच्छे नेता हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो जातियां की हैं, उनके खिलाफ 90 फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, उन्हें लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रखा है। वो रामपुर का मतदाता इसको दृष्टिगत रखते हुए भी वोट डालेगा। लेकिन बार बार उनके नुमाइंदों की तरफ से ये भी तो बताया गया कि सपा ने, अखिलेश यादव ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। उनकी नाराजगी भी तो जग जाहिर हुई, तो रामपुर की जनता उसको भी तो याद रख सकती है। नहीं, घर परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, वो आम तौर पर रूटीन में जो होती है उतनी नाराजगी है, इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर और सम्मानित नेता हैं, उनको सब नेता मानते हैं, उनका ही प्रत्याशी है, वही चुनाव कैंपेन करेंगे, उनके नाम पे ही वोट पड़ेगा। समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीतने जा रही है और बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगी दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी। ठीक है, सुजीत सम्राट जी, ये बताइए, आजमगढ़ के मुकाबले की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? बसपा जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? क्योंकि सपा ने तो आरोप लगाया था विधानसभा चुनाव में कि दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, आपका सारा वोट बैंक वहीं शेयर हुआ है। आजमगढ़ के अंदर पूर्ण बहुमत में बसपा जीतेगी। बसपा के कैंडिडेट बहुत वहां पर। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी सुजीत जी? तो लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, लेकिन जितना हम उन्हें सुन पाए वो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बसपा ही जीतेगी। मनीष गुप्ता जी, क्या बसपा का अपने दम पर ये बड़ा दावा कितना पचाने वाला लग रहा है आपको आजमगढ़ के अंदर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार अच्छे मार्जिन से जीती, उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, उस समय भी उनके पास उनके आंकड़े के दलित वोट पूरे आए। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है मायावती जिस तरह की जाति की राजनीति करती हैं, वो अपने दलित वोटों से कुछ वोट जरूर साध लेंगी। और चूंकि गुड्डू जमाली मुस्लिम है, और अगर वो मुस्लिम वोटों को खींच पाए, क्योंकि अब इस समय मुस्लिमों का भी समाजवादी पार्टी के साथ कितना कनेक्ट है ये देखना होगा, क्योंकि पिछले चुनावों में मुसलमानों और यादवों के अलावा अगर वोट किसी ने दिए हैं तो वो दिखे नहीं, अगर किसी ने वोट दिए तो मुस्लिमों के वोट कम आए हैं, ऐसा अंदाजा मैं लगा रहा हूं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों को वो काट पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मुख्य भूमिका में आ जाएं। हालांकि वो जीत पाएंगे इससे कहना संदेह होगा, क्योंकि मुख्य टक्कर तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। मतलब वोट काट सकते हैं, ज्यादा तरीके से वोट काट सकते हैं, सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह निर्णय को बदलने की क्षमता रखते हैं, नंबर 2 पे भी आ सकते हैं, और उनकी वजह से भाजपा का जीत का मार्जिन बढ़ भी सकता है। जितने ज्यादा मुस्लिम वोट वो काटेंगे उतना ज्यादा मैं समझता हूं भाजपा का पलड़ा भारी होता चलेगा। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि गुड्डू जमाली वो मुस्लिम भी हैं और बीएसपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ये मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन वोटों की तादाद के तौर पर अगर उनको मिल गया तो सपा का बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ऐसे में भाजपा के लिए रास्ता आसान हो सकता है।
तो मैंने शुरू में यही तो बात कही थी। ये तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं इन्हें है कि कुछ बीएसपी वोट काटेगी। मैंने पहले ही कहा था कि बीएसपी के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होकर आते हैं। विधानसभा चुनाव में तमाम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, बहुजन समाज पार्टी के। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी आजकल मोदी जी और योगी जी के लिए काम कर रही है, दलित समाज के लिए काम नहीं कर रही है। और इसी कारण से विधानसभा चुनाव में दलित समाज का बहुत ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को भी मिला है। दलित समाज के जो आरक्षण पे आरी चलाई जा रही है, उन्हें जगह जगह अपमानित किया जा रहा है, घोड़े पे बैठ जाते हैं तो हत्या हो जाती है। और कभी भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ होने वाली जातियों पर आवाज नहीं उठाती है। इस बात को दलित समाज अच्छी तरह समझ रहा है। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं और असल में जनता को तय करना है कि दरअसल उपचुनाव में किसकी जीत होती है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।